डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर चर्चाएं होनी जरूरी है। आज सियासत में जो कुछ भी हो रहा है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, इन सब को लेकर विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि कुमारी शैलजा हो सकता है इस बार कांग्रेस में मुख्यमंत्री रेस में शामिल ना हो सके, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस की ये फैसला लिया है कि मौजूदा सांसदों को जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। और इसकी पुष्टि खुद पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कर दी है। उनका कहना है कि किसी भी मौजूदा सांसद को इस बार विधानसभा के चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से हरियाणा में वही पासा फेंकने की कोशिश की है जो राजस्थान चुनाव में और मध्य प्रदेश चुनाव में की थी, यानी अपने कई सांसदों को मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में उतारा था और इनमें से ज्यादातर सांसद जीत के विधानसभा भी पहुंचे थे। बड़े चेहरों को उतारने के कई फायदे होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, इन्हीं फायदों और नुकसानों को लेकर हम बात करेंगे और क्यों कांग्रेस ने इस तरह का फैसला लिया है कि मौजूदा सांसदों को विधानसभा के मैदान में नहीं उतारेंगे। हमारे साथ हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। आप जानते हैं नवीन जी का विश्लेषण हमेशा सटीक होता है। वो राजनीति को जानते हैं, परखते हैं और तर्कशील बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वो बोलते नहीं बल्कि दहाड़ते हैं। उनके विश्लेषण को सुनने और समझने की हमेशा आवश्यकता होती है। नवीन जी, स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया। धन्यवाद आबाद जी। बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की ओर से कि मौजूदा सांसदों को जो है वो चुनावी मैदान में विधानसभा के नहीं उतारा जाएगा। इससे तो साफ हो गया है कि अब मुख्यमंत्री की रेस से कुमारी शैलजा का नाम हट जाएगा। देखिए आबाद जी, ये बात ठीक है कि आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी जी। उस बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी, ये कह दिया कि कांग्रेस का कोई भी सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, पार्टी उसे विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी जी। लेकिन ये कहना कि कोई भी सांसद या शैलजा तो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए हैं। अब ये देखिए, हरियाणा में 12 मार्च को मुख्यमंत्री बदला गया जी। नवल सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो उस वक्त सांसद थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सांसद है और विधायक नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जी। देखिए, कोई भी सांसद, कोई भी बड़ा नेता अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसके बाद उसके लिए विधानसभा चुनाव जीतना बड़ा आसान होता है जी। तो आज के फैसले से हुड्डा गुट में इस बात की खुशी तो हो सकती है, वो तो इस बात की घोषणा कर सकते हैं, वो तो इस बात का प्रचार कर सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। इसीलिए हमने क्या लगा के ये सवाल उठाया ना कि क्या अब हुड्डा के रास्ते साफ हो गए हैं और क्या अब शैलजा रेस से बाहर हो गई है। इसीलिए हमने क्या लगा के, मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। आमतौर पे राजनीति में यही होता है। ये गंभीर बात है। देखिए, 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी सरकार बनी, लेकिन उससे पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो कभी विधायक नहीं बने, कभी नेता नहीं बने, कभी पार्षद नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री तो विधायक, मुख्यमंत्री बने, पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने। और भूपेंद्र हुड्डा भी जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में तो सांसद थे। देखिए, उस वक्त वो सांसद थे जी। टिकटें भजनलाल के सारे आदमियों को दी गई थी, भजनलाल के समर्थकों को दी गई थी और भजनलाल बकायदा तैयारी कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की। शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो शपथ लेंगे। लेकिन इस समय तो चर्चाएं जो कांग्रेस के खेमे में चल रही है वो यही चल रही है नवीन जी कि भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता एक किस्म से साफ हो गया। देखिए, ये हुड्डा के समर्थक इस बात को लेकर खुशी मना सकते हैं जी, उन्हें ये लग रहा होगा, लेकिन
जब हम इस बात की समीक्षा करते हैं, आंकलन करते हैं, तो निष्पक्ष होकर के हम इसका आंकलन करते हैं, गहराई से आंकलन करते हैं, और वही का जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा होता है वो होता नहीं राजनीति। और ये राजनीति का एक रंग है, ये राजनीति का एक बड़ा रंग है, गहरा रंग है। गहरा रंग है। और नवीन जी देखिए, ऐसा नहीं है, कुमारी शैलजा बड़ी नेता है और कांग्रेस में ऊपर तक पैठ रखती है। और जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि विधानसभा के माध्यम से वो प्रदेश की सेवा करना चाहती है। तो इस बयान के पीछे भी ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने हवा में बोल दिया था। देखिए, कुमारी शैलजा कुछ दिन पहले भी कह चुकी हैं वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। और यही नहीं, हम बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, हालांकि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेसी उन्हें ट्रेजेडी किंग कहते हैं। ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया, अनिल कुमार बना दिया। हाँ, उन्हें ट्रेजेडी किंग की संज्ञा दी गई है। उन्हें जब भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाना चाहा, कांग्रेस की सरकार आती दिखाई दे रही थी कांग्रेस से, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो गई। राजीव गांधी की चाहे आप मृत्यु की बात करें, उस वक्त राजीव गांधी, मुझे ध्यान है, ये ऑलमोस्ट इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे जी। लेकिन वो भी एक ट्रेजेडी थी कि राजीव गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी नहीं रहे, तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। 2005 का चुनाव भी भजनलाल और वीरेंद्र सिंह के चौधरी वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर था। चौधरी वीरेंद्र सिंह बकायदा मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, वीरेंद्र सिंह हुड्डा दूर दूर तक नहीं थे। और देखिए वो फिर सांसद से सीएम, सांसद से मुख्यमंत्री बने जी। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। लेकिन नवीन जी, सवाल ये उठता है कि जब कुमारी शैलजा ने इस तरह का बयान दिया कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता और वो प्रदेश की सेवा करना चाहती है, उसके बाद पार्टी के भीतर जो कुछ भी हो, क्योंकि हमने इस पर चर्चा भी की थी और उस समय बात ये भी था, निष्कर्ष ये भी निकाला गया था, अपनी जो चर्चा हुई थी और जो विश्लेषण किया था इस बयान का, उसके बाद ये माना जाने लगा था कि एक बड़ा दलित वोट बैंक जो है वो अगर कांग्रेस में नहीं आता और कहीं और जाने की सोच रहा था, विचार कर रहा था, जो दलित फ्लोटिंग वोट जिसको हम कह सकते हैं, वो कुमारी शैलजा के इस बयान के बाद वापस कांग्रेस में आने को लेके सोचेगा या सोच सकता है। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब जब दीपक बावरिया ने, जो प्रदेश के प्रभारी हैं और कांग्रेस में बड़े नेता हैं, वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कुमारी शैलजा ने जिस दिन ये बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं, उस दिन ये माना जा रहा था कि दलित वोट कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। हरियाणा में लगभग 21% दलित वोट है, 21% मतदाता दलित है। बड़ी संख्या में दलित वोटर है जो राजनीति में जीत हार और सरकार बनाने में बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। तो उनके उस बयान के बाद ये माना गया कि दलित वोट कांग्रेस के साथ आएगा। और आज दीपक बावरिया का ये बयान कि कोई सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या कोई सांसद मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने इस बात का प्रचार किया, इस बात का प्रचार शुरू हो गया, उन्हें इस बात की खुशी मनाई जाने लगी है। कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री। अब देखिए, दलित वोट कहां जाएगा, कुमारी शैलजा का क्या रुख रहता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर कुमारी शैलजा एक्टिव रहती हैं, और ये डिपेंड होगा कि उनके समर्थकों को कितनी टिकटें दी जाती हैं। टिकटें अगर उनके समर्थकों को टिकटें दी जाती हैं, तो इस बात का संकेत होगा कि कुमारी शैलजा अभी भी रेस में बरकरार है। लेकिन बयान स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद दीपक बावरिया ने यह भी दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन प्रचार करेंगे। इसका उनका स्टार प्रचारक होंगी, प्रचार करेंगे, सारे हरियाणा में प्रचार करेंगी। नहीं जी, सवाल बड़ा ये है कि दलित और दलित के साथ साथ महिला, दो बड़े फैक्टर जो है वो कुमारी शैलजा के साथ, एक बड़ा चेहरा नेता होने के बाद ये दो फैक्टर भी जुड़े हुए हैं।
ऐसे में कैसे देखा जाए जब दलित और महिला दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हो और ऐसे चेहरे को लेके जब इस तरह के बयान आते हैं किसी भी पार्टी में, तो उसका आकलन विश्लेषण कैसे किया जाएगा? देखिए, दलित वोटरों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, जनक जनता पार्टी सबकी नजर है। आप देखिए ना, जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ समझौता कर लिया, इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, और ये दोनों ही गठबंधन सीधी सीधी चोट अगर किसी को करेंगे तो वो नुकसान बीजेपी को जितना भी होगा उससे ज्यादा कांग्रेस को होने की संभावना है ना। कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये लगभग 21% का जो दलित वोटर है, इस पर हर पार्टी की नजर है। हर पार्टी इस दलित वोटर को रिझाना चाहता है, इनके वोट लेना चाहता है। बड़ा वोट बैंक है, जीत हार में इनकी बड़ी अहम भूमिका होगी, और ये किधर जाएंगे ये डिपेंड करेगा। कुमारी शैलजा के लोगों को टिकटें दी जाती है, उनके समर्थकों को टिकटें दी जाती हैं, कितनी दी जाती हैं और कितनी एक्टिव होती हैं, ये सब इस पर डिपेंड करेगा। अगर उनके समर्थकों को टिकटें दी गई और वो सक्रिय रही, उन्होंने तेजी से प्रचार किया, तो निश्चित तौर पे दलित वोटर कांग्रेस के साथ जा सकता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने भी पिछड़ों और दलितों पर, आप तो बीजेपी ने करारा हमला बोला है। वो कहते हैं कि जहाँ राहुल गांधी जो है दलितों की बात करते हैं, वही दीपक बावरिया ने जब ये कहा कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ प्रचार करेगा, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि कोई दलित नेता आगे बढ़े। तो आज बड़ा हमला बोला गया है बीजेपी की ओर से। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि हम लोगों ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर उतार दिया है, और कांग्रेस अगर दलितों की बात करती है तो वो भी अपने मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाए, ये बताए कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस ने उसका जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा कि 2014-2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री नहीं उतारा था मैदान में, कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, तो तब भी तो लोगों ने उनको वोट दिए और उनकी सरकार बनी। तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, वहां पर उन्होंने अपना कोई मुख्यमंत्री चुनाव से पहले नहीं उतारा था। अब सवाल ये है, उन्होंने मुख्यमंत्री तय किए। अब सवाल ये है नवीन जी, जब इलेक्शन सिर पे है, कांग्रेस को लगता है कि माहौल कहीं ना कहीं उसके हक में है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद कांग्रेस का एक इतिहास रहा है सेल्फ गोल करने का। नवीन जी, कांग्रेस के नेता हमेशा कुछ ऐसा स्टेटमेंट, कुछ ऐसी बात कह देते हैं या कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सेल्फ गोल में तब्दील हो जाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया, अब 2014-2019 में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं था, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी इसी नीति पे चल और कांग्रेस किसी का चेहरा ना बताए और इस तरह के बयान से भी बचे, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, और किसको उतारना है, किसको नहीं उतारना है, और किसको कैसे सेटिस्फाई करना है। ये अगर मीटिंगों के भीतर की बात रहे तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव सिर पे है, आपके लिए एक एक बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके लिए एक एक फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब इस तरह की स्टेटमेंट्स और वो भी बड़े लीडर की तरफ से आती है, तो एक परसेप्शन अलग तरीके से नहीं क्रिएट होती, और एक सेल्फ गोल हम इसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते? नवीन जी, देखिए, जब किसी को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाती पार्टी, तो पार्टी को ये लगता है कि माहौल उनके पक्ष में है, उनकी सरकार बनने जा रही है, उनके पास बहुमत हासिल होगा, ज्यादातर विधायक उनके जीतेंगे, तो कांग्रेस में भी कई गुट हैं, कई धड़े हैं, तो हर धड़े के नेता को कांग्रेस धमकी देती है। कांग्रेस ये नहीं कहती कि मुख्यमंत्री तुम होगे या कोई और होगा, लेकिन कांग्रेस धमकी देती है कि आप ये होता रहा है। लेकिन जब ऐसा होता है तो हर धड़ा सक्रिय होकर काम करता है। उनको ये लगता है कि तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा होता है, मुख्यमंत्री कुर्सी दिखाई दे रही होती है, तो उससे कांग्रेस को हमेशा लाभ मिलता है।
कांग्रेस वोटों का लाभ लेना जानती है। कांग्रेस की ये नीति रही है कि किसी भी धड़े को नाराज नहीं करती, वो थपकी दे करके उनको आगे बढ़ाती है। नहीं जी, बड़ा सवाल तो ये है ना कि जब इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, वो तो टिकटें जब डिक्लेयर होंगी तो अपने आप पता चल जाएगा किसको लड़वाया जा रहा है, किसको नहीं लड़वाया जा रहा है। देखिए, उनके इस बयान से ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आज अभी लोगों में इस बात को लेकर के कयास लगाया जाता था, कुमारी शैलजा भी ये सोच रही थी क्या वो विधानसभा उनको लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा। उन्होंने भी अपने लिए सीटें ढूंढनी शुरू कर दी थी जी कि अगर वो विधानसभा चुनाव पार्टी उन्हें लड़वाती है। भाई उनके मन में था, उन्होंने कहा था, उनके मन में था कि जब उन्होंने ये कहा मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हूँ, तो उन्हें लग रहा था कि पार्टी शायद उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। ऐसे में उन्होंने कहां से चुनाव लड़ना है, उन्होंने अपने लिए कौन सी सीट सुरक्षित होगी, कौन सी सीट से वो चुनाव जीत सकती है, उन्होंने इस बात पे बड़ी बात तो ये है कि कुमारी शैलजा अगर चुनाव लड़ना चाहे और पार्टी लड़वाना चाहे तो सीट तो कुमारी शैलजा अपने लिए खुद ही तय करेंगी। खुद ही तय करेंगी, बड़ी नेता हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने अपने लिए 3 सीटें पहले उनकी चर्चा में थी। सबसे पहले उन्होंने उकलाना सीट उनके लिए चर्चा में थे, लेकिन उकलाना से जब उन्होंने परंपरागत के लिए तो उकलाना परंपरागत सीट रही, लेकिन उसमें 50% वोटर जाट वोटर है, बड़ी मात्रा में जाट वोटर है। वहां पर लगभग 2,17,000 के करीब टोटल वोट है और 1 लाख के आसपास जाट वोटर माना जाता है। तो उनको लगा कि उसमें विपक्ष कम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। 50% वोटर हैं, तो उन्हें लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें ज्यादा नुकसान। फिर उन्होंने सिरसा की रतिया और सिडोरा सीट पर उन्होंने पर उनकी नजर रही। अब वो रतिया और सिडोरा में से कहां से चुनाव लड़ती ये उनके ऊपर था। वो इसको लेकर के आंकलन कर रही थी, उनका काम कर रही थी, लेकिन पार्टी का आज ये बयान आ गया, दीपक बावरिया का बयान, कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन इस चुनाव के साथ साथ उन्होंने ये कहा कुमारी शैलजा पूरे हरियाणा में चुनाव के दौरान प्रचार करें। प्रचार निश्चित तौर पर वो तभी करेंगी जब उनके समर्थकों को टिकटें दी जाएंगी, तो उनके समर्थक चुनाव मैदान में होंगे। प्रचार का सीधा सीधा मतलब उनके लिए यही है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि सांसदों को मैदान में नहीं उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी हद तक जाके रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहती है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 21 सांसदों को जिनकी टिकटें काटी गई थी उनको विधानसभा में उतारा था। 21 सांसदों को, मौजूदा सांसदों को मैदान में उतार दिया और उसके बाद उनमें से नवीन जी सिर्फ 9 हारे थे, बाकी जीत के आए थे। और ये प्रयोग बीजेपी के लिए बड़ा सफल रहा था और इसी प्रयोग का जो है आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में भी एक हम कहें एक्सपेरिमेंट करने की भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और मौजूदा सांसदों से लेके जो चुनाव हार गए उन तक पर दाव लगाने के लिए विचार किया जा रहा है। इन तमाम कैंडिडेट्स जो रहे 10 की 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के, जो जीते हैं और जो हारे उनको दिल्ली बुलाया गया। यहाँ तक कि राज्यसभा से जो मेंबर है, राज्यसभा सांसदों को, हरियाणा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री, उनको भी दिल्ली आज बुलाया गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को जिनकी टिकटें काटी थी उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया था, वहीं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया। मुख्यमंत्रियों को बाद में संसदीय चुनाव लड़वाया जी। जो मुख्यमंत्री थे उनको पार्लियामेंट में भेज दिया गया, उनको संसद का चुनाव लड़वाया गया, लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। शिवराज सिंह चौहान है, मनोहर लाल खट्टर, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने हरियाणा में किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव लड़वाया और जो यहाँ के सांसद हैं उनको दिल्ली बुला लिया गया है। यानी उनके परिवार वालों को चुनाव लड़वाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो लोकसभा उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव विधानसभा में लड़वाने जा रही है। इसके अलावा चर्चा और जानकारी इस बात की है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जो 2014 में सरकार बनने के बाद
मंत्री रहे, बड़े नाम हैं, उनको भी दिल्ली बुला लिया गया है। उन्हें भी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है, उन पर भी दाव खेलने की तैयारी में है। दो नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी टिकटें कटी थी, देखिए राव नरवीर और विपुल गोयल, इन दोनों की टिकटें काट दी गई थी। दोनों कैबिनेट मंत्री थे हरियाणा सरकार में। अब पार्टी दोनों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। चर्चा यही है, उम्मीद ऐसी है कि पार्टी इस बार उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। इनके अलावा आप देखिए, रामविलास शर्मा का बड़ा राजनीतिक कद है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार चुनाव हार गए थे। ओम प्रकाश धनखड़ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चुनाव हार गए थे। कैप्टन अभिमन्यु, बड़ा कद है उनका, वो चुनाव हार गए थे। बनवारी लाल, आप कृष्ण बेदी, आप कृष्णलाल पवार, बनवारी लाल तो अब भी मंत्री हैं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। और मनीष ग्रोवर रोहतक से, ये जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं जो चुनाव हार गए थे, इनको भी भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की है। हर वो प्रयोग कर रही है जिससे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा जा सके। नवीन, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है, अगर इस बार हरियाणा में वो चुनाव हार गए, हरियाणा उनके हाथ से निकल गया, तो दिल्ली में सरकार चलानी उनके लिए मुश्किल होगी, केंद्र में उनके लिए बड़ी दिक्कतें आएंगी। अच्छा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, न केवल बड़े चेहरों पे, बल्कि ऐसे चेहरे जिनकी जनता के बीच में छवि ठीक ठाक है, अच्छी छवि है और कोई बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है और ऑफिसर रह चुके हैं। मैं एक नाम लेता हूँ, कलानौर से अमरजीत सिंह को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जिस तरीके से तैयारियां कर रखी है, और वो एचसीएस रह चुके, और उनको जो है लगातार वो चल रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर रखा, और ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कलानौर को एक, क्योंकि लगातार ये माना जाता रहा कि कलानौर कांग्रेस का गढ़ रहा, नवीन जी, और पिछले लगभग 3 दशक से या 2.5 दशक से आप ये मान लीजिए कि वहां पे महिला जो है चुनाव जीतती आ रही है। पहले करतार देवी वहां से रही, और उसके बाद अब 3 टर्म से शकुंतला खटक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयोग करना चाहती है। कलानौर पे इतना पैसा और इतना विकास का काम कलानौर पे बीजेपी ने करने की कोशिश की है पिछले 4-5 साल में, तो जहां बड़े चेहरों का गढ़ माना जाता है, वहां भी सेंध मारी। और कलानौर से रिटायर्ड एससीएस अमरजीत को जिस तरह से आगे किया जा रहा है, बिल्कुल तो इसका मतलब पार्टी एक सीट पर ऐसे चेहरों को लाना चाहती है कि वो चुनाव जीते, सरकार बनाए किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में। ये महत्वपूर्ण है, और इस तरह के प्रयोग करने से पार्टी पीछे नहीं हटती है। देखिए, 21 चेहरों को राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संसद से उठा के विधानसभा की टिकटें दी, सिर्फ 9 हारे। प्रयोग से 12 जीते, 12 जीते उसमें, और 9 हारे। प्रयोग तो देखिए सफल रहा, इसमें कोई शक वाली बात। राजस्थान में 7 सांसदों को टिकटें दे दी थी, 7 में से जो है वो 4 जीत गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में तीसरी बार हरियाणा में अपना सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। उनका ये प्रयास है ऐसे बड़े चेहरों को लाया जाए। स्वामी ज्ञानानंद का नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है कि पार्टी उनको गुरुग्राम की शहरी सीट से चुनाव लड़वा सकती है। मनोहर लाल खट्टर के बेहद नजदीकी माना जाता है, उनके निकटतम माना जाता है, उनके विश्वास पात्र हैं, और लाखों की उनकी फॉलोइंग है, बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। तो जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारी पड़ सकते हैं। तो पार्टी हर उस बड़े चेहरे को ढूंढ रही है हर सीट पर कि कहां से किसे जिताया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सांसदों को मैदान में उतार कर बीजेपी जिस तरह का प्रयोग करती है, अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिससे जनता में रोष बना हुआ है, पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, अग्निवीर है, किसानों का मामला है, बेरोजगारी है, महंगाई है। जब ये तमाम मुद्दे हैं और सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसके बाद क्या बीजेपी ये मानती है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार से नहीं होती, मौजूदा विधायकों से होती है, और अगर चेहरे बदल दिए जाए तो जो है वो लोग भूल जाए? दबास जी, सरकार
ये जान चुकी है, लोकसभा चुनावों के परिणामों से भी जान चुकी है कि हरियाणा में उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। जी, लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 5 सीटों का नुकसान खाया है, उस नुकसान के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात का एहसास हो चुका है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, ग्रामीण वोटर बिल्कुल उनके खिलाफ है, तो चुनाव जीतना तो दूर, उनके उम्मीदवारों का ग्रामीण क्षेत्र में घुसना भी मुश्किल हो गया था लोकसभा चुनावों के दौरान। हालत ये है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के लिए सीट ढूंढ रही है और उनके लिए उन्होंने एक नहीं 2 विधानसभा सीटें ढूंढी हैं, नारायणगढ़ और लाडवा। जब मुख्यमंत्री को ये विश्वास ना हो कि वो एक सीट से चुनाव जीत जाएंगे और उनके लिए 2-2 सीटें ढूंढनी पड़ रही हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एंटी इनकम्बेंसी किस कदर है। नारायणगढ़ तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उनकी पत्नी वहां से जिला परिषद का चुनाव हार चुकी है, जिला परिषद हार चुकी है। तो इसीलिए 2-2 सीटें मुख्यमंत्री के लिए। ऐसे तो 2019 में पवन सैनी जो है लाडवा से हार गए थे बीजेपी के। हाँ, पवन सैनी को उन्होंने उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, वो चुनाव हार गए थे। तो बड़े चेहरों से भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो तो बड़े चेहरों को भी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। ये आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस हरियाणा पर किया हुआ है। नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, वापिस उसी पे आते हैं, दिग्गजों को। कांग्रेस कहती है कि सांसदों को टिकटें नहीं दी जाएंगी, बीजेपी किसी भी तरह के प्रयोग के लिए जा सकती है, दिल्ली बुला लिया गया है तमाम लोकसभा और राज्यसभा मेंबरों को, और जो चुनाव हार चुके हैं उनको भी। तो क्या ऐसी चीज है जो, क्योंकि देखिए सांसदों की जरूरत लोकसभा में कांग्रेस के पास भी सिर्फ 99 है और बीजेपी के पास भी अपने बहुमत तक पहुंचने लायक सांसद नहीं आए थे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बैसाखियों पर सरकार है, तो सांसदों की जरूरत तो दोनों पार्टियों को है। उसके बावजूद एक पार्टी जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है और एक पार्टी जो है मना कर देती है कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सांसद को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। वो उनके परिवार वालों को टिकट देगी, चेहरा सांसद होंगे लेकिन टिकट देगी उनके परिवार वालों को। ये मैं तो चाहे किसी के बेटे को दे, किसी की बेटी को दे, किसी की पत्नी को दे, किसी को बहू को दे, या किसी की परिवार में किसी और सदस्य को दे। इसलिए आप कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा के कितने समर्थकों को टिकटें मिलेगी, ये महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इस बार क्या कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गई है, या जिस तरह से नवीन जी ने आकलन किया कि चुनाव लड़ना और ना लड़ना, मुख्यमंत्री पद की रेस में बने रहना और हट जाना, इससे मायने नहीं रखता। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो सांसद ही होते थे। और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का रिस्क लेने जा रही है? बड़े सवाल है। और विधानसभा चुनाव के और ढेर सारे रंग आपको यूं ही बताते रहेंगे। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आपकी टिप्पणियां, आपकी राय हमारी भी राय बनाती है। बेहद सार्थक चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा तर्क देने की कोशिश नहीं करते हैं जो ऐसा लगे कि हवा में बात कर दी गई। नवीन जी का 35 साल का अनुभव है, 25 साल हमें भी हो गए फील्ड में काम करते हुए। आप विश्लेषण सुनिए और सुन के बताइए आपको कैसा लगा। और दोस्तों, ये शो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद अब्बास जी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।